चलो भक्तजनों, बैठ जाओ। बस वो नहीं बता सकता, वो नहीं बता सकता। बस वो नहीं बता सकता। बस घूमा कहीं ना कहीं। चलिए, सारे प्यारे प्यारे बच्चे, पेज नंबर 153 पे आओ। पेज नंबर 153 पे आओ, सारे होनहार छात्र। ये तुम ऐसे इंडिया पाकिस्तान बन के क्यों बैठे रहते हो? कोई एकदम पीछे, कोई एकदम आगे, या अच्छा ऐसा है क्या कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे उनको आगे बिठा दिया, ऐसा है कुछ? तो मतलब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम आगे बैठे, और जो बहुत ज्यादा ही पढ़ाई कर रहा है वो एकदम पीछे। चलिए, पेज नंबर 153 पे आएंगे। फाइनली हमने पिछले लेक्चर में है, दे दूंगा, कर दूंगा, एक दिन का टाइम दे दो, पूरा करके देता हूँ। सुनो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। जरूर पार्टी होगी, सही समय पर सारी पार्टी होगी। अभी प्लीज इधर देख लो, हैं? बस घूमे ना। हाँ, जरूर लेंगे फराज। मेरी शादी है, ये मुझे इधर उधर से पता चलता है मेरी शादी है। सिम विम सब मेरे नेटवर्क जाम हो गए, कुछ नहीं है अभी। ले यार, अब बहुत हो गया टाइम पास। इधर देखें, पढ़ लीजिए। 45 मिनट के लेक्चर में से आधा घंटा तो वेस्ट हो ही गया। ए, 15 मिनट। चलो इधर। तो अभी तो बोल रहा हूँ कि पढ़ाई स्टार्ट करते। देखो फंक्शंस है, 5:15। पेज नंबर 153। पेज नंबर 153। बेटा आप प्लीज बात मत करो, ज्यादा ज्यादा टाइम पढ़ाई करने पे लगाओ, आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा, आपका ही फायदा है। देखो, प्रमोटर जो है, प्रमोटर कौन बंदा होता है? तो सर आपने बता दिया। प्रमोटर वो बंदा होता है जो उस बिजनेस को, बात मत कर मोक्ष और वंश, इधर देख ले भाई, बहुत हो गया, अब इधर देख ले। प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आता है और वो कंपनी शुरू करता है। तो जो कंपनी को शुरू करते हैं, जो शुरुआत की जो भी प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं, बिजनेस वगैरह खोलते हैं, या जो भी रिसोर्सेस को अरेंज करते हैं। तो आप एग्जाम में कौन कौन से कीवर्ड लिखोगे? जो रिसोर्सेस को अरेंज करते हैं, जैसे फाइनेंस, रॉ मटेरियल, ये फिजिकल जितना भी एस्टेब्लिशमेंट है वो, जो कंपनी को फॉर्म करवाते हैं, मतलब फॉर्म वगैरह भरते हैं, इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं, जो उस आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारे कीवर्ड लिखेंगे, उस व्यक्ति को बोला जाता है प्रमोटर। अब देखो, ये समरी दे रखी है, अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। पहला, कि वो पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या यहाँ पर बात बन सकती है क्या। अगर बात बन सकती है तो उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से ग्रैप करेंगे, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ, मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के पहले ये देखेंगे कोई प्रॉफिटेबल आइडिया है भी या नहीं है। जैसे मैंने बोला था ना कि हम इंडियन खाने का रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, तो हमको लग रहा है कि हाँ यार, अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा, हम फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। तो ये फिजिबिलिटी स्टडी मैंने क्या बताया था, जैसे कोई भी बिजनेस, ये एज अ सीए आपके लिए एक अच्छी फील्ड हो सकती है फिजिबिलिटी स्टडी। मतलब जैसे कोई बंदा आपके पास आया, एक आपके पास आया और वो बोल रहा है कि मुझे ना फैक्ट्री लगानी है। अब आप मेरे लिए ना पूरी स्टडी करके दो। स्टडी कैसे करके दो? कि आप मुझे बताओ कि मैं अगर फैक्ट्री लगाऊंगा, खुद की मशीन लेकर के आऊंगा, तो मुझे कितना खर्चा बैठेगा, फिर ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे नुकसान हो जाएगा। तो अपन सीए ना स्ट्रेटेजी फील्ड में काम करते हैं। जैसे रिलायंस, टाटा, ये लोग हमें स्ट्रेटेजी
फील्ड में हायर करती। स्ट्रेटेजी मतलब कि हम आप लोगों को कैलकुलेशन करके बताएंगे कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। जैसे अपन क्या करेंगे, पूरे मार्केट की रिसर्च निकाल लेंगे, कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, कहाँ से आप रॉ मटेरियल लेकर के आओगे, आप प्रोडक्ट कितने का बेचोगे, कितने कस्टमर हैं, और सब हम कैलकुलेट करके उस व्यक्ति को बताते हैं कि भाई ये आइडिया फीजेबल भी है या नहीं है। मतलब कुल मिला के फीजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी। जैसे एक एग्जांपल लिया था ना कि वंश ने एक स्टार्टअप खोला, बोले कि उड़ती हुई छतरी बनाऊंगा, जो भी वो छतरी का बटन ऑन करेगा उड़ जाएगा। तो फिर ये फीजेबल भी है या नहीं है, तो अब इसे फिजिकल ट्रायल करने पड़ेंगे कि कहीं छतरी ऊंची नहीं हो जाए, पता चला बीच में ही एक्सीडेंट हो जाए, कहीं बिल्डिंग से टकरा जाए उड़ते उड़ते। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे इसका बढ़िया एग्जाम्पल है ड्राइवरलेस कार। अगर हमें ड्राइवरलेस कार बनानी है तो टेस्ला वाले हर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना कि मतलब ड्राइवरलेस कार चल भी पाएगी क्या, तो पहले उसको नॉर्मल चला के देखा कि कुछ आया तो क्या रुक रही है, क्या प्रॉपर पीछे हो रही है क्या, ऐसा तो नहीं कि कुचल के चली जाएगी। तो ये सब फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद आप फाइनली देखते हो कि ये करने लायक भी है या नहीं है। समझ में आया क्या दोनों पॉइंट? पहले आप अपॉर्चुनिटी देखोगे, फिर अपॉर्चुनिटी पे देखोगे पॉसिबिलिटी है भी या नहीं है, कि अपन फालतू के सपने सजा रहे थे। जब ये हो जाए तो चुपचाप नाम रख दो अच्छा सा, मतलब नेम अप्रूवल। कैसे करोगे नेम अप्रूवल? तो मैंने, हाँ, फिजिबिलिटी का मतलब आप ये लिख सकते हो, देखो फिजिबिलिटी का वही लिखा लेता हूँ ठीक से, ऊपर लिखा देता हूँ। अपन ने फिजिबिलिटी किधर पढ़ा था, ये इधर पढ़ा था ना फिजिबिलिटी, हाँ। देख, यहाँ पर ये फिजिबिलिटी स्टडी में आप एरो बना करके ऐसा लिख सकते हो, अ प्रोसेस, ऐसा लिखेंगे अपन सारे लोग, अ प्रोसेस in which, a process in which we determine we determine whether the business idea business idea is profitable oblique practical और नॉट। प्रैक्टिकल की स्पेलिंग ए एल आएगी, एक सेकेंड, यहाँ पे ए एल आएगा। प्रैक्टिकल और नॉट मतलब वो आइडिया प्रैक्टिकल भी है या नहीं है, वो पॉसिबल भी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी सपने सजा रहे हैं कि ये मार्केट में चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है वो आइडिया प्रैक्टिकल प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है। ये अपन ने बोला था। लिख लिया भक्तजनों आपने, अ प्रोसेस इन विच वी डिटरमाइन वेदर द बिजनेस आइडिया इज प्रॉफिटेबल और प्रैक्टिकल और नॉट। आगे बढ़ूं, देखो, तो ये वाला पॉइंट था, वो था फिजिबिलिटी। फिर नाम अप्रूव करा लो। बताओ नाम कैसे अप्रूव करा रहे थे? पहले नाम रख रहे थे, उसके बाद आरओसी के पास जा रहे थे, एक बता भाई इसमें क्या अवेलेबल है क्या नाम, वो बोले हाँ ये अवेलेबल है, दूसरा लेकर के आ। फिर अपन ने एक नाम और बताया कि ये अवेलेबल है क्या, बोले हाँ ये है तो सही, लेकिन ये मिसलीडिंग है। कौन से 3 कीवर्ड याद रखे थे? मिसलीडिंग है, या फिर किसी भी तरीके से वो, और क्या बोला था, अगर वो सिमिलर है, इलीगल है, मिसलीडिंग है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सिमिलर है, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से सिमिलर है, तो वैसा नाम आप नहीं रख सकते। ठीक है। और फिर आगे सिग्नेचरी या अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल या फिर प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, अपने को ऊपर ये पढ़ना था। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर है। नेम अप्रूवल की मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, नेशनल वगैरह इन सब का नाम नहीं आना चाहिए, किसी भी नेम सिंबल या फिर एम्बलेम को आपको जो है वायोलेट नहीं करना है। अब क्या सर ये एज इट इज याद करना है क्या? कुछ एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ क्या क्या याद नहीं करना है। ये जितना भी इसको काट दो, कुछ भी जरूरत नहीं है। ये सब भी काट दो, हटा दो, इतना इतना याद करने की जरूरत नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना गवर्नर ऑफ स्टेट, ये सब काट दो, देखना ही नहीं है। और ये सब भी काट दो, ये काट दो। ठीक है, जितना जरूरी है उतना याद रखना है। वो क्या नहीं होना चाहिए, देखो मैं क्या क्या काटना है। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड के सादे एग्जांपल है ना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी हेडिंग ही काट दो आप, प्रोहिबिटेड एग्जांपल्स, ये पूरी हेडिंग काट दो। ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए थी। ऐसे काटना कि पढ़ सको, नॉलेज पर्पस के लिए तो पढ़ लोगे, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। नॉलेज पर्पस के लिए उसको एग्जाम के लिए काट दो, नॉलेज पर। और काटा ऐसा करो, बेदर्दी से मत काटा करो, जैसे इट इज मिसलीडिंग। क्या हुआ?
ये जो प्रोहिबिटेड एग्जांपल्स है ना, ये पूरा काट दे हेडिंग को। हाँ, अब ये फोर्थ वाले पॉइंट से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सुनो। फिक्सिंग सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम, सारे लोगों का ध्यान इधर रहेगा। बहुत काम की चीज चालू हो रही, नई नई चीज है, नहीं समझ में आएगी तो आप मुंह ताकोगे। देखो, सिग्नेचरीज का मतलब होता है सब्सक्राइबर्स। अब देखो, दरअसल कंपनी का जो है फॉर्मेशन काम कैसे करता है, जैसे ए, बी और सी, ये तीन लोगों को कुछ बिजनेस आइडिया आया। ये तीन लोग इस बिजनेस आइडिया पे काम करने लग गए। मतलब इन बिजनेस आइडिया को इन लोगों ने क्या किया, एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करके इन लोगों ने कंपनी फॉर्मेशन शुरू करवा दिया। ठीक है, कंपनी फॉर्मेशन शुरू करवा दिया। ठीक है सर, इतना समझ में आया। फिर आपने कंपनी फॉर्मेशन में सबसे पहली स्टेप हमको बताई थी कि आपको पहला नेम अप्रूवल करवाना पड़ेगा। तो आपने नेम अप्रूवल करा दिया, आरओसी ने बोल दिया ठीक है तुम ये नाम रख सकते हो। यहां तक पूरी जनता को क्लियर है क्या? तीन लोग हैं, बिजनेस आइडिया आया, एग्जीक्यूट करवाया, कंपनी फॉर्म कराने में पहले नेम हमने अप्रूव करा लिया। अब आरओसी वाला बोलेगा बताओ कौन कौन है जो पहली पहली बार कंपनी के मेमोरेंडम में अपना नाम लिखवाएगा। इसको अपन प्यार से बोलते हैं, सुनो, फर्स्ट सब्सक्राइबर। फर्स्ट सब्सक्राइबर मतलब पहली पहली बार किसी ने सब्सक्राइब किया है, पहली पहली बार किसी ने कंपनी को सब्सक्राइब किया है। ये जनरली कौन लोग होते हैं, जो कंपनी के रियल मालिक होते हैं, जिन लोगों ने, जो प्रमोटर है ना, ये प्रमोटर्स ही क्या होते हैं, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स। सर ये सब्सक्राइबर क्या होता है, ठीक से बताओ। ये पता है, वो लोग होते हैं जो पहली बार, फर्स्ट टाइम कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब का मतलब कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। ये वो लोग हैं जिनका मेमोरेंडम में नाम मेंशन किया जाता है कि ये पहले दो तीन लोग हैं जो पहले पहले सब्सक्राइबर हैं। ये पहले पहले लोग हैं जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं। क्लियर हुआ क्या? क्योंकि सोचो, अगर एक कंपनी बनानी है तो कम से कम दो लोग तो चाहिए। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, प्राइवेट कंपनी मिनिमम दो लोग चाहिए, मैक्सिमम कितने चाहिए, 200। पब्लिक कंपनी मैक्सिमम मिनिमम 7 चाहिए, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। तो अगर मैं एक पब्लिक कंपनी बनाने जा रहा हूं तो 7 लोग चाहिए। अगर एक प्राइवेट कंपनी हम बना रहे हैं तो हमको कितने लोग चाहिए, कम से कम 2 लोग। तो जैसे 3 लोग है, अगर ये 2 लोग भी होते तो ये जाते पहली पहली बार मेमोरेंडम में अपना नाम लिखवाते, इन सबका पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ लगता, और फिर इनको ही शेयर अलॉट कर दिए जाते। ये है फर्स्ट सब्सक्राइबर। समझ में आया क्या? तो यही प्रोसेस है पहला। देखो कुछ नहीं है, प्रमोटर डिसाइड करेगा कि कौन पहले मेंबर होंगे। साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब रुक जाओ, बहुत सारी नई नई चीजें हैं। पहले आप यहां तक सहमति बताओ, आपको ये लाइन क्लियर हो गई क्या जो मैंने बोला? नेम अप्रूव कराएंगे, उसके बाद फर्स्ट सब्सक्राइबर डिटरमाइन होंगे। अब ये कहानी कैसे चलेगी आप सुनो। सी ने क्या बोला, सी ने बोला कि देखो भाई अपन तीनों प्रमोटर हैं। इन लोगों ने बोला हाँ, मेरे को अभी जो है वो सब्सक्राइब नहीं करना है, मैं कोई शेयर वेयर सब्सक्राइब नहीं करूंगा, सिर्फ तुम दोनों जो है वो सब्सक्राइबर बन जाओ, पहले पहले सब्सक्राइबर बन जाओ, मुझे इस कंपनी में कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं चाहिए। तो ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि तुम 3-4 लोग प्रमोटर हो तो जबरदस्ती सब्सक्राइबर बनना ही पड़ेगा, ये तुम्हारी मर्जी है। कोई भी 2 लोग जो है वो सब्सक्राइबर बन जाओ, मतलब पहली पहली बार शेयर को खरीद लो। अब कैसे होगा शेयर को खरीदने का प्रोसेस, मैं वो बता रहा हूं। सब्सक्राइबर मतलब शेयर होल्डर या फिर मेंबर। कुछ पॉइंट्स को मैं क्लियर कर रहा हूं, देखो। जब भी आप वर्ड सब्सक्राइबर पढ़ो ना, सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइबर का मतलब होता है मेंबर। ये कंपनी का मेंबर, और मेंबर को ही क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर। मेंबर को ही क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर। मतलब इन शॉर्ट, आपको सब्सक्राइबर बोले आपको सब्सक्राइबर बोले, आपको मेंबर बोले, या फिर आपको शेयर होल्डर बोले, तीनों मीनिंग, तीनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है, सेम। अब एक चीज कि ये मेंबर और सब्सक्राइबर में ना एक छोटी सी डिफरेंस है। वो क्या है कि जैसे हर कंपनी को ना ऐसा एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। इस रजिस्टर में ऐसा, मिस्टर ए, इन्होंने कितने शेयर खरीदे, 500 शेयर। मिस्टर बी, इन्होंने 200 शेयर खरीदे। ऐसे करके लाइन, ऐसे लिस्ट बनी रहती है। तो होता क्या है कि जैसे ही आपका नाम इस रजिस्टर ऑफ मेंबर में चढ़ जाता है, जैसे ही आपका नाम इस रजिस्टर ऑफ मेंबर में हम चढ़ा देंगे, वैसे ही आपको क्या बोला जाएगा, मेंबर। लेकिन जब तक आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम नहीं चढ़ाया, आपको सिर्फ बोला जाएगा शेयर होल्डर।
समझ में आया क्या? अब ये कैसे हो सकता है? सिंपल है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। आपके पास शेयर था कि इन्होंने वो शेयर मुझे बेच दिया। अभी कंपनी को सपना तो आएगा नहीं कि इन्होंने मुझे बेच दिया। चेतन का नाम कंपनी के शेयर होल्डिंग लिस्ट में लिखा हुआ था, तो चेतन मेंबर है, मैं शेयर होल्डर हूँ। जैसे ही चेतन का नाम काट के मेरा मेंबर में नाम चढ़ जाएगा, मैं मेंबर बन जाऊंगा। तो ये कंपनी लॉ की कहानी है, इतना आपको जाना नहीं है। 11th के हिसाब से मैं तो बता रहा हूँ कि जनरली कोई आपसे पूछ ले नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि सर ने आपको बताया कि नहीं मेमोरेंडम शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए। मेंबर जिसका नाम रजिस्टर में होता है, शेयर होल्डर जिसका नाम रजिस्टर में होने वाला है, लेकिन अभी मान लो किसी कारण की वजह से अभी उसका रजिस्टर में नाम नहीं है, तो उसको शेयर होल्डर बोल लोगे लेकिन मेंबर नहीं बोलोगे। देखो इसका एग्जांपल क्या, चेतन के पास एक शेयर है, चेतन से मैंने ये शेयर, चेतन ही नाम है ना तेरा, पार्थ, पार्थ के बाद शेयर है, और पार्थ से मैंने शेयर लिया। अब जैसे ही शेयर लिया, मैं होल्डर हूं ना, मैंने होल्ड किया इस शेयर को, तो मैं शेयर होल्डर हूं। मेंबर कौन है? वो। अब मैं बोलूंगा जा फटाफट जा अपना नाम कटवा के मेरा नाम लिखवा के आ, ये गया, इसने नाम कटवाया, मेरा नाम लिख दिया, अब मैं शेयर होल्डर से मेंबर बन गया। क्लियर हो गया क्या? क्लियर दोस्तों, है ना? यही बताना चाह रहा था मैं आपको। इसके बाद जिंदगी बड़ी आसान है। मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट मेंबर्स फर्स्ट सब्सक्राइबर कौन होंगे? जिनका नाम मेमोरेंडम में लिखा हुआ होगा। मेमोरेंडम में फर्स्ट सब्सक्राइबर का नाम लिखा होगा। एक गहरी बात बताता हूं मैं, हर प्रमोटर जरूरी नहीं है कि सब्सक्राइबर हो, ठीक है? क्योंकि कुछ प्रमोटर सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे शेयर को, चलेगा। कुछ लोगों को शेयर होल्डिंग नहीं चाहिए होती। क्या माइक है भाई? कुछ लोगों को शेयर होल्डिंग नहीं चाहिए होती है, तो आप उन प्रमोटर्स को सब्सक्राइबर बोलो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ क्या यहां तक? चलो, these signatories are usually first directors of the company, they must provide written consent। तो कुछ नहीं है भाई, इन्हीं को फर्स्ट डायरेक्टर बोला जाएगा। इनको अपनी रिटर्न कंसेंट देनी पड़ेगी, मतलब सिग्नेचर फॉर्म साइन करना पड़ेगा कि हम बनना चाहते हैं पहले पहले सब्सक्राइबर। और मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड बाय लॉ, और ये कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स लेने के लिए भी तैयार है। तो आपको कीवर्ड्स क्या क्या याद रखना है एग्जाम के लिए? कुछ नहीं, फर्स्ट सब्सक्राइबर का मतलब वो लोग जो पहली पहली बार मेमोरेंडम में अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी कंसेंट देते हैं और शेयर्स को परचेस करते हैं। क्लियर हुआ क्या? यहां तक भी आप लिख लोगे, आपका काम हो जाएगा। बिजनेस स्टडीज के हिसाब से मैंने और भी डिटेल में बता दिया है, बाकी ये सब आपके लॉ की कहानी है। तो अगर मैं इस पूरी कहानी को अभी तक कंक्लूड करूं जो मैंने बताया ना, तो कुछ नहीं है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में ये पूरा आपको जो पैराग्राफ है ये मन से लिखना है। सेपरेट लीगल एंटिटी ने, परपेचुअल सक्सेशन ने, ज्यादा पैसा चाहिए होता है तो कंपनी बना लेते हैं, वो सब। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ना हो जाए इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी बनती है, ये सब ज्ञान देना है अपने को। फिर स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन में पहला स्टेज क्या था? प्रमोशन। उस प्रमोशन में हमने बात स्टार्ट करी, हमने ये बोला कि पहली स्टेज क्या है? बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट कराना। मेरे साथ प्लीज बोलते रहो बेटा, नहीं समझ में आएगा अटेंटिव रहो। बिजनेस आइडिया को पहले आपके दिमाग में आएगा, फिर आप एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे तो कंपनी फॉर्म कर लोगे। अब वो जो कंपनी फॉर्म कर रहे हो उसमें पहली स्टेज क्या आ गई? नेम रिजर्वेशन। और दूसरी स्टेज क्या आ गई कंपनी फॉर्मेशन में? ये आपका सेकंड आ गया कि आप सब्सक्राइब करोगे मेमोरेंडम को, तो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। और ये प्रमोटर के फंक्शन क्या है? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, रिसोर्सेज को लेकर के आना, अरेंज करना, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करना, कंपनी फॉर्म करना, रजिस्टर करवाना, ये सब आपका प्रमोटर का काम होता है। जिसमें पहली ये बिजनेस आपकी अपॉर्चुनिटी, फिजिबिलिटी स्टडी, फिर नेम अप्रूवल, और लास्ट में आपका अभी आ गया ये नेम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, ये सब आपने पढ़ लिया। और फिर अगला हमने पढ़ा सिग्नेचरीज को फिक्स करना। यहां तक क्लियर है क्या? प्लीज घर पे पढ़ना, कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे पूछना। अगला, अब क्या होता है कि ना, हम जब भी कंपनी बनाते हैं तो हमको एक प्रोफेशनल को अपॉइंट करना पड़ता है। जनरली सीए, सीएस या फिर सीएमए में से कोई एक व्यक्ति होता है जो पूरा काम देखता है। जैसे मैंने ये काम अभी भी मैं करता हूँ, ये वाला काम तो, और प्रैक्टिकली भी किया हुआ है कंपनी फॉर्म करने का। तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, उनका मेमोरेंडम बनवाना, आर्टिकल्स बनवाना। आप बोलोगे तो मैं एक प्रैक्टिकल आपको मेमोरेंडम आर्टिकल भी बता सकता हूँ, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भी बता सकता हूँ। वो सब फॉर्म वगैरह होते हैं, ऐसे फिल वगैरह करवाते हैं। तो उसमें एक प्रोफेशनल का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। जैसे कि एक सीए, सीएस या फिर जो भी। अब यहाँ पर क्या लिखा है? मर्केंटाइल बैंकर्स ये छोड़ दो, आप तो सीए सीएस ध्यान रखना। तो आपको इतना कंप्लीट सिर्फ इतना रखना है कि क्या सीए हो जाए, या तो सीएस हो जाए, या तो कोई सीए में हो जाए बस, जो कि डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में हेल्प करवाता है। जैसे कि उनको नई नॉलेज है तो पूरा अपन उनका काम करवाएंगे, है ना, उनके सब डिक्लेरेशन वगैरह दिलवाएंगे, ये सब। और उसके बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो। नेसेसरी डॉक्यूमेंट मतलब कि मेमोरेंडम, आर्टिकल और कंसेंट। तो अभी अगला 10 मिनट का, 15 मिनट का जो भी सेशन है वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जाने वाला है।
देखो, सारे लोग अभी मेमोरेंडम पे ध्यान देंगे। एक डॉक्यूमेंट होता है, आप समझो, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसको प्यार से अपन मोआ बोलते हैं, मेमोरेंडम एसोसिएशन, MOA। अब वो MOA में पता क्या लिखा हुआ होता है, आप बताओ। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो भी एकदम मर्यादा होती है, लक्ष्मण रेखा होती है। जैसे कि मेमोरेंडम में लिखा है, भाई ने बोला करने का तो करने का। भाई ने बोला कि आप सिर्फ क्लोथिंग बिजनेस कर सकते हो तो चुपचाप जूते मत बेचने लग जाना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। हमने बोला कि आप मैक्सिमम 10 करोड़ की कैपिटल इशू कर सकते हो, मेमोरेंडम में लिखा है। तो मेमोरेंडम से ज्यादा आपको बढ़ के कोई भी काम नहीं करना है। मतलब मेमोरेंडम में जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है। तो आप बोलोगे कि सर मेमोरेंडम में क्या क्या लिखा हुआ रहेगा, तो मैं आपको पहले वो बता रहा हूं कि मेमोरेंडम में क्या क्या लिखा हुआ होता है। देखो, सबसे पहले मेमोरेंडम की अगर अपन नॉर्मल डेफिनेशन लिखें तो आप साइड में कहीं भी इतना लिख लेना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट। चार्टर डॉक्यूमेंट, चार्टर डॉक्यूमेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। चार्टर डॉक्यूमेंट इन विच कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी इज डिफाइंड। बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन कहीं भी साइड में लिख लो, इसका मैं मीनिंग समझा रहा हूं मैंने क्या बोला। भाई मेमोरेंडम जो होता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी को पता है क्या? संविधान। जैसे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर नागरिक को ये हक तो मिलना ही चाहिए कि वो पब्लिक प्लेस में घूम सके, रोड पे चल सके, है ना, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए कोई भी रोके नहीं, अगर वो कुछ बोलना चाहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब कहाँ दे रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप सोचो कि अगर हमें कोई लॉ बनाना है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके लॉ नहीं बना सकते। लॉ हमारी लक्ष्मण रेखा है। जैसे कि मम्मी ने बोला कि 11 बजे के बाद तू घर से बाहर नहीं आएगा, तो मैंने अपने लिए नियम क्या बना लिया, चलो 10 बजे के बाद घर के अंदर जाना है। तो क्या मैं ऐसा नियम बना सकता हूँ कि 12 बजे नहीं, मम्मी ने 11 बजे बोला तो 11 के पहले पहले कभी भी अपना नियम बना लो, 11 के बाद तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही मना कर रखा है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर मना कर दिया ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर दिया तो वो काम हम नहीं कर सकते। वैसे ही मेमोरेंडम कंपनी का क्या होता है? मेन डॉक्यूमेंट होता है। चार्टर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसके बाहर कंपनी नहीं जा सकती। मतलब ये क्या है? ये आपकी लक्ष्मण रेखा है। ये आपकी लक्ष्मण रेखा है। अगर लक्ष्मण रेखा से बाहर जाओगे तो वो इलीगल हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो क्या है ना कि मेमोरेंडम में जो मैं अभी बताने वाला हूं वो सारी चीजें लिखी होती है। इसमें पहला पॉइंट है नेम क्लॉज। पहला पॉइंट है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज जो होता है ना, इस नेम क्लॉज में जिस नाम से कंपनी जानी जाती है वो वाला नाम लिखा हुआ होता है। जैसे कि रिलायंस लिमिटेड, तो आपके मेमोरेंडम में वो नाम लिखा हुआ होगा रिलायंस लिमिटेड। अब वो नाम से जाने जाओगे तो हर कोई आपको उसी नाम से जाना जाएगा। मतलब कि आप, जैसे होता है ना कि आप अपना आज नाम बदल लो, तो फिर आपका नाम आपने आज बदल लिया तो वैलिड थोड़ी होगा। आपकी 10th की मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ आ गया, आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ आ गया, हम तो वो मानेंगे ना। कल को ये पार्थ ने अपना नाम बदल करके मान लो रामलाल रख लिया, तो अब इसको रामलाल के नाम से थोड़ी जाना जाएगा, इसको पार्थ ही बोला जाएगा, क्यों? इसका आधार कार्ड उसी नाम से है, 10th 12th की मार्कशीट में वही है, हर जगह वही है, तो ऐसे नाम थोड़ी बदला जाएगा। अगर इसको नाम बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? आधार कार्ड चेंज करवाओ, है ना, पूरा इसका जो है सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाएगा, जब जाके नाम चेंज होगा। सेम, अगर आपको कंपनी का नाम वगैरह चेंज कराना है तो पहले मेमोरेंडम में चेंज करवाओ। जो नाम मेमोरेंडम में लिखा है हम तो उसी नाम से आपको पुकारेंगे। पहली चीज क्लियर हुई क्या? इसको बोलते हैं नेम क्लॉज। दूसरा होता है सिचुएशन क्लॉज। सर ऐसे नाम मत लो, सिचुएशन, सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज का मतलब, सिचुएशन मतलब सर मेरी सिचुएशन समझो, वो सिचुएशन नहीं। सिचुएशन मतलब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर सिचुएटेड है। जैसे कि आपने बोला कि आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो ये सियागंज इंदौर यहाँ पे सिचुएटेड है, तो फिर हम यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस मानेंगे। मतलब आपको मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा। सर ये क्यों जरूरी है? आप देखो इतने सारे, मान लो कोई ऑर्डर आया, कुछ जरूरी कंपनी लॉ से कुछ आपको कम्युनिकेशन आया, तो वो सारा कम्युनिकेशन ऑर्डर कहाँ जाएगा? कोई रजिस्टर्ड ऑफिस तो बताओ।
हर कंपनी का अपना एक ऑफिस तो होना ही चाहिए ना, जहां पर कोई जा करके इंस्पेक्ट कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे सके। इसीलिए दूसरी चीज है कि आपको आपका रजिस्टर्ड ऑफिस डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ सिचुएटेड है आपकी कंपनी। तो पहला होता है नेम क्लॉज, दूसरा होता है सिचुएशन क्लॉज। और डिटेल में पढ़ना है तो लॉ में आप पढ़ोगे ही सही। दूसरा होता है सिचुएशन क्लॉज, जो क्या बताता है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर सिचुएटेड है। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज, अब सुनो मेरी बात। मैं चाह के भी ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि वो कंपनी लॉ का पार्ट है। जितना सुना रहा हूं उतना सुन लेना, बिजनेस स्टडीज के लिए काम हो जाएगा। बाकी आप पूरा इसको डिटेल में पढ़ोगे, मेरा मन तो है बताने का, लेकिन इतना नहीं बता सकते। लाइबिलिटी क्लॉज में एक होता है लिमिटेड बाय शेयर्स, ये कृपया करके कहीं लिख लीजिए आप, लिमिटेड बाय शेयर्स। और एक गारंटी होती है लिमिटेड, एक लाइबिलिटी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी, एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ऑब्जेक्ट क्लॉज बताऊंगा भाई, ऑब्जेक्ट अभी लाइबिलिटी क्लॉज देख ले। सुनो, हमारी कंपनी में हमारे मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी, ये आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करना जरूरी है। देखो, लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब पता क्या होता है? अगर मेरी कंपनी में मैंने शेयर इशू कर रखे हैं, तो मेरे शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी कहां तक होगी? सिर्फ जितना उसने शेयर इशू करा है। मतलब हमारे शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कहां तक होगी? अप टू दी अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय मेंबर। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको बिजनेस स्टडीज नाम का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें एक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी नाम का चैप्टर है, जिसमें हम जो है प्रमोशन वाले टैब में हम फॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी पढ़ रहे हैं। जिस रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी में हमने पहले नेम क्लॉज देखा, उसके नेम क्लॉज के बाद अगला हमने बोला फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जिसमें फर्स्ट सब्सक्राइबर में एक मेमोरेंडम की कहानी आई है। मैं पूरा जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो बोल रहा हूँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ होता है, यानी कि जो भी मर्यादा, जो भी लक्ष्मण रेखा, जो भी लिमिट्स है, जो भी बाउंड्रीज है, वो कहां डिफाइंड है? मेमोरेंडम में डिफाइंड है। ये हमारी गीता बाइबल कुरान है अपने कंपनी की, अगर ये आपने फॉलो नहीं करी तो ये नहीं चल पाएगा। और इसमें मैंने अलग अलग क्लॉज बताए, जैसे सबसे पहले मैंने बोला नेम क्लॉज, फिर मैंने बोला सिचुएशन क्लॉज, यानी कि किस नाम से जाने जाओगे, कहां रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, और थर्ड वाला आपकी लाइबिलिटी क्या होगी। तो आपकी कंपनी में शेयर होल्डर्स की क्या लाइबिलिटी है, उसमें पहला पॉइंट क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स। तो बच्चा बच्चा जानता है लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब मैंने जितने शेयर ले रखे हैं उसमें अनपेड अमाउंट कितना है। जैसे अगर मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा, उसमें से 50 रुपए मैंने दे दिए, तो मेरी लाइबिलिटी मैक्सिमम कितनी है? सिर्फ उस बाकी के 50 रुपए की। क्लियर हुआ क्या? इसको बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है। एक कंपनी होती है जिसमें लिमिटेड बाय गारंटी होती है। अब आप समझना लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है। क्या होता है कि हम लोगों ने कंपनी जो बनाई ना, यहाँ पर हमने शुरू में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करा। हमने तो क्या बोला, जब जरूरत पड़ेगी ना, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं एक गारंटी अमाउंट फिक्स कर देता हूं। मतलब कि यहां पर मैं एक गारंटी अमाउंट फिक्स करूंगा, कल को लिक्विडेशन के टाइम पे जब कंपनी बंद होगी, उस टाइम पर जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं उतना गारंटी अमाउंट दे दूंगा। मतलब यहां पर आप ऐसे लिखोगे अप टू, एक मिनट, यहां पर आप पहले लिखेंगे फिर मैं मीनिंग समझाऊंगा क्या लिखा हुआ है। यहां पर आप लिखो अप टू दी अमाउंट अंडरटेकन एस गारंटी, up to the amount undertaken as guarantee only in case of winding up, in case of winding up। अब इसका मीनिंग समझो, शॉर्ट में बता रहा हूं। अगर मैंने गारंटी दे रखी है कंपनी को कि जब कंपनी डूबेगी या जब कंपनी
वाइंडिंग अप जब खत्म हो जाएगी, उस टाइम पर अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो 1 करोड़ तक की गारंटी आप मेरी लिख लो, 1 करोड़ तक का पैसा मैं दे दूंगा। तो ये जो गारंटी का पैसा है ये कब तक लिया जाएगा? लाइफ टाइम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे लिया जाएगा, वो भी कितना, जितना आपने अमाउंट अंडरटेक किया है। मतलब इन शॉर्ट लिमिटेड बाय गारंटी जब कोई कंपनी होती है तो वहां पर आपका जो शेयर है वो कहां तक होता है? गारंटी के अमाउंट तक। अब मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं लेकिन आप लॉ के लिए उसको बचा के रखो। जैसे लिमिटेड बाय गारंटी में भी लिमिटेड बाय शेयर और गारंटी मिक्स होता है, जो आप सब बिजनेस लॉ में पढ़ोगे। तो अभी आप बिजनेस स्टडीज के जितना मैंने बता दिया आप सुनो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब आपकी कंपनी में लाइबिलिटी मेंबर्स की अनलिमिटेड है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? अगर आप अपने मेमोरेंडम में लिख दो तो ऐसा भी हो सकता है, ये स्पेशल केस है। अगर आपने मेमोरेंडम में ऐसा लिख दो कि हमारे मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो फिर वो अनलिमिटेड भी हो सकती है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 3 तरीके की लाइबिलिटी मौजूद है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर हुआ क्या? तो मैंने मेमोरेंडम में क्या बताया, क्या क्या लिखा हुआ होता है? नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर लाइबिलिटी कैसी है, हमारे शेयर होल्डर की लाइबिलिटी या तो शेयर तक लिमिट हो सकती है या गारंटी तक लिमिट हो सकती है। फर्दर गारंटी और शेयर दोनों भी हो सकता है, बिजनेस लॉ में देखना, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हो सकती है। इसका अगला इसका अगला जो पॉइंट है वो ये है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब क्या होता है? सुनो, ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब कि आपका पर्पस पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। सिंपल, कि भाई क्या करना चाहते हो, वो बोलते हैं ना मेरा वजूद तो तुम कहने का मतलब क्या है कि पर्पस क्या है आपके एग्जिस्टेंस का, यानी कि आप क्या काम करना चाहते हो। तो हम भाई फ्रूट्स बेचते हैं, या हम जो है वो रेस्टोरेंट चलाते हैं, हमारी होटल चेन है, ठीक है, हम जो है वो आईटी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है। तुम जो ऑब्जेक्ट बताओगे सिर्फ वही ऑब्जेक्ट को लेकर के तुम काम कर सकते हो, ऐसा कुछ और ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। उसका अगला है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज आज का लास्ट है, उसके बाद बाकी कल देखेंगे। सुनो, कैपिटल क्लॉज का इसके बाद भी तुम्हारा लेक्चर होता है क्या? हाँ तो थोड़ा देर एक्स्ट्रा पढ़ लो, 5-10 मिनट क्या चल जाएगा। हट, कोई लेक्चर नहीं है, फालतू बात मत कर। हाँ रोज भग जाते हो तुम मेरे नाम पे। हाँ तो, हाँ कोई बात नहीं, दिख रहा है कितने बच्चे बैठते हैं उसमें, सारे चले आते हो। इधर देखो, इधर देखो, कैपिटल क्लॉज। तो सो जा भाई, तेको तो बोल भी नहीं रहा मैं कुछ, मैं समझा रहा हूँ। सुनो, कैपिटल क्लॉज का मतलब ये होता है, ए बस टाइम पास नहीं इधर। कैपिटल क्लॉज का मतलब ये होता है कि हमारी कंपनी में कितनी कैपिटल होगी। सुनो मेरी बात, कैपिटल क्लॉज के अंदर आप ऐसे ए नाम से एक हेडिंग डालोगे, उसको बोलोगे अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल में आप इसके अंदर ये लिखोगे कि मैक्सिमम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कैन बी इशूड बाय कंपनी। बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपके अथोराइज्ड कैपिटल में 10 करोड़ लिखा है ना, तो आप 10 करोड़ से ऊपर की शेयर कैपिटल कभी भी इशू नहीं कर सकते। आप 5 करोड़ करो, 9 करोड़ करो, 9.5 करोड़ रखो, 980 करो, 8, लेकिन कैसे भी 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अथोराइज्ड कैपिटल में कितना लिखा हुआ है? आपका 10 करोड़ लिखा हुआ है। तो इसको आप बोलते हो अथोराइज्ड कैपिटल। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कैन बी इशूड बाय कंपनी। ऑब्जेक्ट क्लॉज, पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, आपके एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, आप क्यों, मतलब क्या बिजनेस करना चाह रहे हो, आप कौन सा बिजनेस करते हो, किस पर्पस के लिए कंपनी खोल रखी है। जैसे कि अगर आप एक इसका एग्जांपल ऐसा ले लो, इसका एग्जांपल ले लो, एग्जांपल चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव चैरिटेबल है तो फिर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो इसीलिए आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना जरूरी है कि आप किस बिजनेस में जाना चाह रहे हो। बाकी इतना जरूर पढ़ के आना, मैं कल बाकी का करवाता हूँ। बाय बाय।